पैरासीटामोल और एसिटामिनोफेन हम देखते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे वर्क करता है, देन फार्माकोकाइनेटिक्स, एडवर्स इफेक्ट, यूजेस। तो सबसे पहले एक्शन देखते हैं। देखिए दो जगह हम एक्शन देख रहे हैं, एक तो ब्रेन में कैसे वर्क कर रहा है और दूसरा पेरिफेरल टिश्यू में कैसे वर्क कर रहा है। तो ब्रेन में ये क्या करता है, ये कॉक्स एंजाइम का इनिबिशन करता है। कॉक्स उसमें भी COX-3 स्पेसिफिक बोलें तो कॉक्स एंजाइम को इनिबिट करता है, तो क्या होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस नहीं हो पाएगा तो पेन, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कराता था, पेन कॉज कराता था और फीवर कॉज कराता था बाय स्टिमुलेटिंग हाइपोथैलेमस। तो प्रोस्टाग्लैंडिन इनिबिट हो रहा है तो पेन नहीं होगा, तो एनाल्जेसिक इफेक्ट आएगा, और हाइपोथैलेमस स्टिमुलेट नहीं होगा तो एंटीपायरेटिक इफेक्ट आएगा। देन उसके बाद पेरीफेरल एक्शन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। तो पेरीफेरी में क्या कैसे वर्क करता है, पेरीफेरी में पैरासीटामोल का वीक या फिर नेग्लेजिबल कॉक्स इनिबिशन रहता है। क्यों, रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि वहाँ प्रेजेंट होते हैं पेरीफेरी में पेरोक्साइड्स, ये क्या करते हैं, पैरासीटामोल से बाइंड करके उसको ब्लॉक कर देते हैं। तो ये कम्प्लीटली ब्लॉक करते हैं पैरासीटामोल के एक्शन को, इस कारण से कॉक्स इनिबिशन नहीं हो पाता है। कॉक्स इनिबिशन नहीं होगा तो प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस कंटिन्यू रहेगा और इसके कारण कोई एनाल्जेसिक इफेक्ट नहीं आएगा और एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट नहीं आएगा। तो अब समझिएगा क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को इंजरी हुई है, चोट लग गई कहीं पर, तो उस पर्सन को आप पैरासीटामोल दो कि वो चोट का दर्द खत्म हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उस चोट में क्योंकि प्रेजेंट है पेरोक्साइड्स, वो क्या करते हैं, कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, और पेरोक्साइड होते हैं जो कि पैरासीटामोल को इनहिबिट करते हैं, और पैरासीटामोल इनहिबिट होगा तो कॉक्स इनहिबिशन नहीं होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा और इसके कारण क्या होगा, एनाल्जेसिक नहीं इफेक्ट नहीं आएगा बल्कि पेन होगा और इन्फ्लेमेशन भी कंटिन्यू रहेगा। तो इस कारण से पेरीफेरल एक्शन नहीं होता है। तो फिर आप बोलोगे कि तो फिर अगर ऐसा है तो पेन में हम क्यों लेते हैं पैरासीटामोल, क्योंकि सेंट्रल एक्शन करता है, सेंटर के थ्रू जो एनाल्जेसिक एक्शन हो रहा है, मतलब आपके पाँव में अगर दर्द हो रहा है उसके लिए आपने पैरासीटामोल लिया है, तो वो कहाँ, वहाँ वो ऐसा नहीं है कि पेरीफेरी पाँव में कुछ एक्शन कर रहा है और फिर आपका पाँव का दर्द ठीक हो रहा है, नहीं, वो ब्रेन पे एनाल्जेसिक एक्शन कर रहा है जिसके कारण जो सेंट्रल स्टिमुलेशन होता है पेन का वो सप्रेस हो रहा है। ठीक है, तो इसका एक्शन मेनली कहाँ होता है, ब्रेन में होता है, सेंट्रल एक्शन होता है, पेरीफेरल एक्शन नहीं होता है। इतना सा समराइज आपको याद रखना है, समरी याद रखना है। देन उसके बाद ये एनाल्जेसिक एक्शन एडिटिव होता है अगर हम इसको एस्पिरिन के साथ देते हैं तो। दूसरी चीज़, इसका रेस्पिरेशन, एसिड बेस बैलेंस, CVS में, सेलुलर मेटाबॉलिज्म या प्लेटलेट में, इनमें कोई इफेक्ट नहीं होता है, मतलब ये एक सेफ ड्रग है, जबकि एस्पिरिन में ऐसा नहीं था, वो इनको अफेक्ट कर रहा था। ठीक है, तो यूरिक एसिड एक्सक्रीशन, मतलब इसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है। और गैस्ट्रिक इरिटेशन और ब्लीडिंग भी बहुत रेयर होती है, केवल तब होती है जब हम ओवरडोज दें। तो चलिए समराइज, आपको दिमाग में क्या दो बातें याद रखनी है। सेंट्रल एक्शन करके ये एनाल्जेसिक एंटीपायरेटिक इफेक्ट शो करता है और पेरीफेरी में कुछ नहीं कर पाता है, इसलिए वहाँ पेरीफेरी में अगर, यही रीज़न है कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस में हम पैरासीटामोल नहीं दे सकते, वहाँ वो लोकल एक्शन जरूरत होती है और लोकल एक्शन करता नहीं है पैरासीटामोल, तो इस कारण से वहाँ इफेक्टिव नहीं होता है। तो सेंट्रल एक्शन होता है, बस आपको इतना याद रखना है। देन आते हैं इसके फार्माकोकाइनेटिक्स में। तो ओरल एब्जॉर्प्शन होता है, वेल एब्जॉर्ब्ड है, रूट हम इसका IV और ओरल दोनों दे सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ये 25% प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड होता है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। मेटाबॉलिज्म इसका हेपेटिक मेटाबॉलिज्म होता है, कॉन्जुगेट होता है ग्लूकोरोनाइड से या फिर सल्फेट से, देन एक्सक्रीट होता है थ्रू रीनल क्लियरेंस। अब प्लाज्मा हाफ लाइफ इसकी 2 आवर्स होती है, एक्शन लगभग 3 से 5 घंटे का इसका ड्यूरेशन होता है। अब एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं, तो थेराप्यूटिक डोज 350 से 650 mg है, सेफ है और वेल टॉलरेटेड होता है। ओकेजनली ही इसमें क्या होते हैं, नोजिया और स्किन रैसेस मिलते हैं, देन और रेयरली ल्यूकोपीनिया मिल सकता है, और कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है लेस देन 2 kg ऑफ इन्फेंट। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एस्पिरिन, क्योंकि पैरासीटामोल सब डेली यूज़ में करते हैं, तो कोई छोटे बच्चे को दे दो आप तो फिर हो गया, तो उसमें कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है। ठीक है, देन उसके बाद ये एडवर्स इफेक्ट। अब देखिए इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट है वो है एक्यूट पैरासीटामोल पॉइजनिंग। तो क्या होता है, जब चिल्ड्रन में जिनमें हेपेटिक ग्लूकोरोनाइड कंजुगेट कैपेसिटी क्या हो, कम हो, तो उनमें अगर आपने पैरासीटामोल दे दिया है
एक टॉक्सिक डोज है, अगर आपने उतना दे दिया है तो वो पर्सन के लिए फैटाल होगा। देन अगर क्रॉनिक एल्कोहलिक है कोई पर्सन तो हाई रिस्क है उसके लिए, बल्कि लो डोज में भी वो क्रोनिक एल्कोहलिज्म को एक्यूट पैरासीटामोल पॉइजनिंग हो जाएगी। तो दो लोग चिल्ड्रन और जिनमें ग्लूकोनाइड कॉन्जुगेशन कैपेसिटी कम है, और दूसरा क्रॉनिक एल्कोहलिक्स जिनमें इनमें हम अगर एस्पिरिन का पैरासीटामोल का टॉक्सिक डोज दे दिए तो इसके कारण क्या होता है, पैरासीटामोल पॉइजनिंग। उसमें क्या मैनिफेस्टेशन होते हैं वो अभी हम देखने वाले हैं। तो ये हो गया। अब आ जाइए, क्योंकि क्रॉनिक एल्कोहलिक में CYP2E1 एंजाइम का इंडक्शन होता है, तो इस कारण से वो पैरासीटामोल के टॉक्सिक मेटाबोलाइट को और ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, तो इसलिए क्रॉनिक एल्कोहलिक्स में नहीं देना चाहिए। अभी ये वाली बात जो है आपको नहीं समझ में आई होगी, हम इसका जब मैकेनिज्म क्या होता है वो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या होता है कि लार्ज डोज जब हमने पैरासीटामोल का दिया तो देखिए नॉर्मली क्या होता है, पैरासीटामोल आया, वर्क किया और ग्लूकुरोनिक एसिड के साथ कॉन्जुगेशन हुआ और वो नॉन टॉक्सिक फॉर्म में ही एक्सक्रीट हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल मैकेनिज्म होता है। लेकिन जब लार्ज डोज दे दिया जाता है पैरासीटामोल का तो क्या होता है, लार्ज डोज हमने पैरासीटामोल का दिया, नॉर्मल, मान लीजिए नॉर्मल हम देते हैं, पैरासीटामोल का हमने नॉर्मल डोज दिया, वो ग्लूकुरोनिक एसिड से बाइंड होता है और वो एक्सक्रीट हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है पैरासीटामोल का एक टॉक्सिक फॉर्म होता है, मेटाबोलाइट होता है ये NABQI, तो ये क्या फॉर्मेशन होता है, अगर ये फॉर्म हो भी गया है तो इसको ग्लूटाथायोन बाइंड होता है और इसको नॉन टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, ये नॉर्मल मैकेनिज्म बता रही हूँ। अब जब लार्ज डोज में हमने पैरासीटामोल को दे दिया तो ग्लूकुरोनिक एसिड जितना कॉन्जुगेट कर सकता था किया, अब सैचुरेट हो गया। ठीक है, अब इसके कारण क्या होगा, जो एक्स्ट्रा पैरासीटामोल है वो क्या बना लेगा, NABQI फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसके कारण क्या होगा, जितना ग्लूटाथायोन इसको क्या करना चाहिए, नॉन टॉक्सिक कर सकता था उतना कर लिया, लेकिन जब ये एक्सेस में बन रहा है तो हिपैटिक ग्लूटाथायोन अल्टीमेटली खत्म तो हो ही जाएगा, तो उसका डिप्लीशन हो गया। अब इसका डिप्लीशन हो गया तो इसके कारण क्या होगा, अब जब NABQI इंक्रीज अमाउंट में, ज़्यादा अमाउंट में बन रहा है तो वो सेंट्रल लोब्यूलर हिपैटिक और रीनल का नेक्रोसिस करा देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉज कराता है क्या, टॉक्सिसिटी। ठीक है, इसमें क्या क्या मतलब किस टाइमलाइन में क्या क्लिनिकल फीचर्स आएंगे वो देखिए। शुरुआत में नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, लीवर टेंडरनेस, ये होगा। कॉन्शियसनेस रहेगी पर्सन को, मतलब कॉन्शियसनेस नहीं जाएगी, उसमें कोई इम्पेयरमेंट नहीं होगा, पर फिर 12 शुरुआत में ये चीज़ें आएंगी। देन उसके बाद 12 से 18 घंटे में क्या होगा, सेंट्रल लोब्यूलर हिपैटिक नेक्रोसिस होगा, रीनल ट्यूबुलर नेक्रोसिस होगा, हाइपोग्लाइसेमिया होगा और अल्टीमेटली क्या होगा, कोमा होगा, पर्सन कोमा में चला जाएगा। आफ्टर 2 डेज जॉइंटिस स्टार्ट हो जाएगी, जो कि फर्दर प्रोग्रेस होगी हिपैटिक फेलियर में, और उसके बाद डेथ होगी और इसकी कोई रिकवरी नहीं होती है। तो देन उसके बाद इस तरीके से ये कॉज होता है क्या, एक्यूट पैरासीटामोल पॉइजनिंग। तो टॉक्सिक डोज इसका जो है वो कितना है, अगर इन वल्नरेबल पेशेंट में अगर आपने दे दिया मोर देन 150 mg पर kg, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि थेराप्यूटिक डोज आपने 350 बोला था, यहाँ टॉक्सिक डोज आप 150 बोल रहे हो। तो देखिए ऐसा है कि 350 mg था, ओवरऑल था, यहाँ 150 mg पर kg है, मतलब अगर कोई 60 किलो का पर्सन है तो उसमें आप 60 × 150 कर दो, समझ रहे हो, तो ये टॉक्सिक डोज है। और 10 ग्राम इन एडल्ट, मोर देन 10 ग्राम इन एडल्ट, और फेटाल डोज होता है 250 mg पर kg। तो ये है सारी टॉक्सिक डोज इसके। तो इस टॉक्सिक डोज में अगर दिया हो किसी पर्सन को तो ये मैकेनिज्म होगा और इसके कारण होगी एक्यूट पैरासीटामोल पॉइजनिंग। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, मान लीजिए हो गया किसी को गलती से, तो क्या करेंगे, तो अर्ली फेज में अगर कोई पर्सन आया है कि उसको शुरुआत ही हुआ है तो उसकी वॉमिटिंग इंड्यूस करो, गैस्ट्रिक लेवाज कराइए और एक्टिव चारकोल उस पर्सन को दीजिए बाई ओरल और बाई गैस्ट्रिक ट्यूब। तो इसके कारण एक्टिव चारकोल क्या, एक्टिवेटेड चारकोल एब्जॉर्प्शन को इनहिबिट करेगा। देन स्पेसिफिक एंटीडोट देंगे, कौन सा, N-एसिटाइल सिस्टीन। तो ठीक है, ये क्या करता है, ये रिप्लेनिश करता है हिपैटिक ग्लूटाथायोन के स्टोर को। ग्लूटाथायोन खत्म हो गया था तो उसी को ये रिप्लेनिश कर देगा। इसका डोज होता है 150 mg पर kg IV और 200 ml
5% ग्लूकोज में हम देते हैं और 15 मिनट तक, देन उसके बाद इसी को हम कंटिन्यू रखते हैं ओवर नेक्स्ट 20 आवर्स। तो ये इसके लिए है कि इसको अर्ली स्टार्ट कर देना चाहिए, और इनइफेक्टिव होता है अगर हम डिले अगर इसका इंजेक्शन किए, मतलब अगर हमने मोर देन 6 आवर इस एंटीडोट को दिया तो इसका फिर इफेक्ट नहीं आता, इनइफेक्टिव रहता है। क्लिनिकल यूजेस क्या हैं, तो हम इसको ओटीसी एनाल्जेसिक के फॉर्म में दे सकते हैं, लाइक हेडेक, माइल्ड माइग्रेन, मस्कुलो स्केलेटन पेन और डिस्मेनोरिया, इनमें दे सकते हैं। देन ऑस्टियोआर्थराइटिस में फर्स्ट चॉइस एनाल्जेसिक है। ऑस्टियोआर्थराइटिस में फर्स्ट चॉइस एनाल्जेसिक है, ये याद रखिएगा, लेकिन इनइफेक्टिव होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस में, ठीक है, और हीट स्ट्रोक फीवर में भी। फिर फीवर में और एंटीपायरेटिक इफेक्ट शो करता है, तो बेस्ट चॉइस है इन चिल्ड्रन नो राय सिंड्रोम इफेक्ट रिस्क, क्योंकि एस्पिरिन में राय सिंड्रोम का रिस्क रहता है जबकि पैरासीटामोल में नहीं होता है। सेफ होता है प्रेगनेंसी में, लैक्टेटिंग वुमेन में, एल्डर पीपल में, इन्फेंट में, और उनमें जिनमें एस्पिरिन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है उनमें ये सेफ ड्रग है, ठीक है। तो एक कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं पैरासीटामोल और एस्पिरिन में। तो नॉन इन्फ्लेमेटरी और एनाल्जेसिक अगर हम देखें तो दोनों की एफिशिएंसी इक्वल है, लेकिन अदर चीज़ों में पैरासीटामोल बेटर है। कैसे? एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन एस्पिरिन का ज़्यादा बेटर है, स्ट्रॉन्ग पेरिफेरल एक्शन होता है, जबकि हमने अभी देखा पैरासीटामोल का पेरिफेरी में एक्शन नहीं होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन। जबकि अदर चीज़ों में क्या बेनिफिट है, ये गैस्ट्रिक म्यूकोसा ब्लीडिंग नहीं कराता है, वहाँ सेफ है, जबकि एस्पिरिन इरोजन अल्सरेशन और ब्लीडिंग कराता है। देन प्लेटलेट फंक्शन और ब्लीडिंग टाइम में कोई इफेक्ट नहीं होता है, रेस्पिरेशन और एसिड बेस में कोई इफेक्ट नहीं होता है, पीडियाट्रिक फीवर मतलब राइस इन रिस्क नहीं होता है पैरासीटामोल से, यूरिक एसिड और ड्रग ऐसे इंटरेक्शन कोई ऐसा इंटरेक्शन नहीं होता है, जबकि एस्पिरिन का होता है। ये इरोजन अल्सरेशन कराता है, प्लेटलेट को इनहिबिट करता है, प्रोलॉन्ग करता है ब्लीडिंग टाइम, स्टिमुलेट करता है एस्पिरिन और अल्टर करता है बैलेंस, कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है, राय सिंड्रोम कराता है, इंटरफेयर करता है यूरिकोस और सिग्निफिकेंट इंटरेक्शंस हो करता है यूरिक एसिड से और ड्रग इंटरेक्शंस हो करता है। तो इस तरीके से एस्पिरिन के थोड़ा साइड इफेक्ट्स भी हैं, पैरासीटामोल उनमें बेटर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पैरासीटामोल, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनसिड।